हेलो फार्मा वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन फार्मा वॉरियर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी जो पीसीआई ने 2026 में जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो और हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर लिया था और ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी भी ख़त्म कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉडी सिस्टम के बारे में। बॉडी सिस्टम्स क्या हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देयर आर मेजर 11 ऑर्गन सिस्टम्स। हमने देखा कि बॉडी सिस्टम में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं मेनली। फर्स्ट है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम का काम क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सच एज स्किन, हेयर, नेल्स। सेकंड देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? सपोर्ट दी बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। ये हमारे बॉडी और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट कराने में मदद करता है। और फोर्थ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वर्क क्या है? नर्वस सिस्टम का वर्क है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना बॉडी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। और इसका एक मेन फंक्शन है सिग्नल्स को पहुंचाना ब्रेन तक। एक मैसेज प्रोवाइडिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का वर्क क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूसेज हार्मोन्स एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन। हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कराना इसका काम है। आगे देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। अगर कहीं आपको से 2 नंबर में कहीं पूछ ले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसका वर्क है ट्रांसपोर्ट्स ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना इसका काम है। 7th है लिम्फेटिक अथवा इम्यून सिस्टम। अगर कहीं लिम्फेटिक सिस्टम दे दिया हो तो भी आप इसी को लिखिएगा, इम्यून सिस्टम दिया हो तो भी आप इसी को ही लिखेंगे। इसका वर्क क्या है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन से, और रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, जो टिश्यू फ्लूइड है उनको ब्लड तक फिर से वापस लाना इसका काम है। आगे देखेंगे 8th है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम से हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये लंग्स से संबंधित होगा। इसका काम होता है हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में ये मदद करता है और सांस लेने में भी हमारी मदद करता है। 9th है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, फूड को डाइजेस्ट कराना और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अब्जॉर्ब कराना इसका काम है। 10th है यूरिनरी सिस्टम एंड इसका वर्क है रिमूव वेस्ट एंड मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस। वेस्ट पदार्थ को रिमूव कराना बॉडी से
और वाटर को मेंटेन करना और साल्ट को भी मेंटेन करना इसका काम है। लास्ट देखेंगे, लास्ट ऑर्गन सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क है प्रोड्यूस आर ऑफ स्प्रिंग एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये सेल डिवीजन में वर्क करता है रिप्रोडक्शन, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म हो गया, टेस्टिस, इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर ऑर्गन्स हो गए, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर और भी अदर चीज़ें। आगे देखेंगे डिफिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। अगर आपसे कहीं 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया, राइट दी डिफिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, तो आप लिखिएगा ए बॉडी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी सिस्टम ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के साथ वर्क करता है इन दी ह्यूमन बॉडी में। आगे देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है? हमारे जो लाइफ में बेसिक प्रोसेस हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म बाय द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन लाइफ, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करता है, लाइफ को मेंटेन करना, ग्रोथ कैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सर्वाइवल जीने के लिए कैसे क्या क्या रहने चाहिए। देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का वर्क क्या है? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। जो सारे केमिकल्स हैं वो बॉडी में रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। इसमें फर्स्ट इंक्लूड होता है एनाबॉलिज्म, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बिल्डिंग होता है, बिल्डअप करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्डअप करता है। और कैटाबॉलिज्म जो होता है, एनाबॉलिज्म बिल्डअप करता है तो कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन होगा तो क्या होगा? डाइजेशन होगा तो कैटाबॉलिज्म। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो बिल्डिंग अप एनाबॉलिज्म होगा। समझ में आया? आगे देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स हमारा कोई भी चीज़, जैसे किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, वो ठंडा है या गर्म है, उसी के बारे में है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इसे इरिटेबिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड आर एक्सटर्नल चेंजेज। ये हमारा हेल्प करता है एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस पे। एग्जाम्पल पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर किसी गर्म चीज़ को छुएंगे तो हम अपने हाथ को जल से हटाएंगे। ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्स देता है। आगे देखेंगे मूवमेंट। मूवमेंट का वर्ग क्या है? मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी आर बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी आर बॉडी पार्ट्स। ये होल बॉडी को मूवमेंट कराता है। ऑल्सो इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनसाइड द बॉडी। ये मूवमेंट को ऑल्सो इंक्लूड करता है, सब्सटेंस के मूवमेंट को ऑल्सो इंक्लूड करता है बॉडी में। और इसका एग्जाम्पल है वॉकिंग, हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। फूड का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे हमारे अंदर जाता है, किस रास्ते से जाता है, और इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में है। आगे देखेंगे लास्ट है ग्रोथ। फोर्थ ग्रोथ है इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ बॉडी सेल्स। जैसे सेल डिवीजन जब होता है तो ग्रोथ होता है। जैसे चाइल्ड से एक अडल्ट में जाने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, फॉलो होता है। आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। चाइल्ड से एक एडल्ट कैसे होता है, बनता है। आगे देखेंगे फिफ्थ देखेंगे डिफ्रेंसिएशन। विभिन्नता क्या क्या है इसमें?
द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड सेल विथ स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन में एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होता है विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन के द्वारा। स्पेसिफिक फंक्शन के द्वारा अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल हो गया स्टेम सेल डेवलपिंग इनटू नर्व सेल्स और मसल सेल। स्टेम सेल का वर्क होता है कहीं भी अगर हमें चोट लग गई, घाव बन गया, तो वहाँ की जो सेल्स है उसको रिप्लेस करके न्यू सेल्स को उस पर लगाना ही हमारा स्टेम सेल का वर्क होता है। आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जैसे हमने देखा पीछे आया है रिप्रोडक्शन बॉडी सिस्टम में भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बॉडी सिस्टम में हमने पढ़ा ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो मैंने बताया था न्यू सेल्स का निर्माण होना, आई मीन फॉर्मेशन होना, जिसमें मैंने सेल डिवीजन का नाम लिया था। तो यहाँ पे देखिए वो आ भी गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और न्यू इंडिविजुअल किसी अन्य जाति का, जैसे कोई भी हो गया, उसका प्रोडक्शन होना ही इसमें होता है। एग्जाम्पल सेल डिवीजन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आगे देखेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस के बारे में हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर में भी आता है, 7 नंबर में भी आता है, और 10 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस ना करिएगा। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमारा बॉडी की एबिलिटी होती है जो कि पहले से ही अवेलेबल रहती है हमारे बॉडी में, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज कराती है, होम्योस्टेसिस कहलाती है। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का वर्क क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मानो बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट देखेंगे इसमें व्हेन इट इज हॉट वी स्वीट टू कूल द बॉडी। अगर हमारा बॉडी हॉट है तो उसे स्वीट आई मीन पसीना, स्वीटनिंग जिसे कहते हैं, बॉडी को कूल कराने के लिए हमें आवश्यकता होती है। जैसे बुखार जब होता है तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा स्वीटनिंग होगा उतना ही आरामदायक होगा बॉडी के लिए। नेक्स्ट है व्हेन इट इज कोल्ड वी सीवर द प्रोड्यूस हीट। अगर बॉडी ठंडा पड़ जाता है तो हम रगड़ते हैं, जैसे हाथ पे कभी आपने देखा होगा रगड़ते हुए, उसको गर्म हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हम उस पर घिसते हैं, सीवर कराते हैं। आगे देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? द हार्मोन इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर। जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर से लोअर हो जाता है। द हार्मोन ग्लूकेगॉन रेजेज ब्लड शुगर। जो हार्मोन ग्लूकेगॉन होता है वो ब्लड शुगर को रेज कराता है। आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्या काम है? द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स वर्क टुगेदर टू कीप ब्लड प्रेशर विद इन द नॉर्मल रेंज। द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक साथ काम करते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए। नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स एक साथ काम करते हैं ब्लड प्रेशर ताकि मेंटेन रहे। वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का वर्क है द किडनी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी। वाटर को रेगुलेट कराती है और साल्ट को भी रेगुलेट कराती है बॉडी में, ताकि यूरिन जो है फिल्टर होके आसानी से निकल सके। आगे देखेंगे
कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिस। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिस क्या क्या है, इसमें होम्योस्टेटिस में क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट है रिसेप्टर, जिसे सेंसर के नाम से भी जानते हैं। डिटेक्ट्स चेंज इन दी बॉडी, ये तुरंत ही बॉडी में चेंज लाती है। और सेकंड है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का काम क्या है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड द रिस्पॉन्स, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कराती है और कौन सा रिस्पॉन्स लेना है वो डिसाइड कराती है, कंट्रोल सेंटर कहलाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में अगर हम किसी हॉट चीज़ को छू रहे थे तो हम अपना हाथ तुरंत हटा ले रहे थे। इससे कहाँ से मेंटेन हो रहा है, होम्योस्टेटिस ही मेंटेन कर रहा है। कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे आपने देखा, इंफॉर्मेशन को रिसीव कराना और रिस्पॉन्स को डिसाइड करना कि कौन सा रिस्पॉन्स हमें देना है। जैसे यूजुअली ब्रेन हमारा है, तुरंत कंट्रोल करेगा कि कौन सा हमें रिस्पॉन्स देना है, कब देना है, कहाँ देना है। आगे देखेंगे इफेक्टर। इफेक्टर का काम क्या है, कैरीज आउट द रिस्पॉन्स टू रिस्टोर नॉर्मल कंडीशन, ये रिस्पॉन्स को कैरीज आउट करता है और नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करता है। आगे देखेंगे होम्योस्टेटिस के इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि क्यों होम्योस्टेटिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेंटेन्स ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कि हमारा होम्योस्टेटिस है ये स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। आगे देखेंगे इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स जो हैं अच्छे से काम कर सकें। इसीलिए होम्योस्टेटिस बहुत ही यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए। आगे देखेंगे सपोर्ट नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी। हमारा जो होम्योस्टेटिस है ये नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी को सपोर्ट कराता है, मदद करता है कि नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी हमेशा एक्टिव रहे और कब एंजाइम की आवश्यकता पड़ रही है, एंजाइम कब कहाँ लग रहा है, उसको मेंटेन कराना, सपोर्ट कराना इसका काम होता है। लास्ट पॉइंट है इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ। होम्योस्टेटिस का मेन फंक्शन जो है ये सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है और गुड हेल्थ, हमारी जो गुड हाइजीन है, जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य हैं, उसको सर्वाइवल कराने के लिए बहुत ही इसेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है होम्योस्टेटिस, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मदद करता है, हेल्पफुल होता है। आगे देखेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हम आपको सिंपल वे में अगर बता दें तो ये है हमारे बॉडी के बारे में कि हमारे आगे का जो फ्रंटल साइड है वो कैसा है, किस शेप का है, बैक साइड किस शेप का है, और जो किनारे किनारे का है जैसे हमारे हाथ के साइड का, तो उस तरफ का शेप कैसा है, उसके बारे में हमें जानना, उसके बारे में जानने के लिए हमें बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। आगे देखेंगे, इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं हम। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन। फर्स्ट है पोजीशन, डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एक्यूरेटली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोजीशन क्या है, फ्रंट साइड कैसा है, कौन सा ऑर्गन किस पोजीशन पे है, कहाँ है, डायरेक्शन दिशा कहाँ है, सही जगह पे है या नहीं है, लोकेशन कहाँ कहाँ किस चीज़ का कौन सा लोकेशन होता है उसके बारे में, बॉडी पार्ट्स एक्यूरेटली, बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स हैं वो सब के बारे में अध्ययन कराता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसका फर्स्ट पॉइंट है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का वर्क क्या है पहले देखेंगे। द एनाटॉमिकल पोजीशन इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे मेन जो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का जब सबसे मेन जो पॉइंट है वो एनाटॉमिकल पोजीशन है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है पोजीशन के बारे में। ह्यूमन बॉडी का
स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है पोजीशन के बारे में। इसके फीचर्स देख लेते हैं। पर्सन स्टैंड्स अपराइट, पर्सन जो है अपराइट स्टैंड होगा, खड़ा रहेगा। हेड एंड आइज फेस फॉरवर्ड, हेड एंड आइज फेस फॉरवर्ड आई मीन सामने रहेंगे। आर्म्स आर एट द साइड्स, जो भुजाएं हैं वो बगल साइड में रहेंगी। पाल्म्स फेस फॉरवर्ड, जो पाल्म है वो फेस के आगे रहेगा। और लेग्स आर स्ट्रेट, जो पैर है टांगे हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। फिट आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड पॉइंट फॉरवर्ड, जो हमारा फिट है वो ग्राउंड में फ्लैट रहेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है एनाटॉमिकल पोजीशन। आपने देख भी लिया। आगे देखेंगे डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स आखिर क्या क्या हैं? सुपीरियर, डायरेक्शनल टर्म्स में फर्स्ट सुपीरियर है टूवर्ड्स दी हेड, हेड सामने रहेगा। इंफीरियर टूवर्ड्स दी फीट, फीट जो है सामने रहेगा। इंटीरियर वेंट्रल फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने रहेगा। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब वैसे हमें समझ में आ रहा है कि आगे का पार्ट, आगे के पार्ट के बारे में बात हो रहा है। जो बॉडी का फ्रंट साइड होता है उसके बारे में बात हो रहा है। जैसे ये बैक साइड हो गया बॉडी का, और ये हो गया बैक, फ्रंट साइड हो गया बॉडी का। आगे देखेंगे पोस्टीरियर डोर्सल जिसे कहते हैं, बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो बैक साइड ऑफ द बॉडी मतलब हमारा ये बॉडी है तो ये बैक साइड, इसके बारे में बता रहा है डायरेक्शनल टर्म्स। आगे देखेंगे मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन के एकदम जस्ट सामने रहेगा मीडियल। लेटरल में अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर रहेगा। ये सामने रहेगा तो ये लेटरल दूर रहेगा। और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो कहीं ज्वाइंट है जैसे घुटने में जहाँ ज्वाइंट हो है उसके नियर जो पॉइंट रहेगा वो प्रॉक्सिमल के नाम से जाना जाएगा। डिस्टल, डाइस्टल फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो ज्वाइंट रहेगा उससे दूर रहेगा। प्रॉक्सिमल में हमने देखा नियर हो रहा है, और डिस्टल में हमने देख रहा है फार आई मीन दूर, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उससे दूर है। प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नियर है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में देखेंगे नियर ऑफ द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के एकदम नियर रहेगा। और डीप, डीप अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, ये सुपरफिशियल नियर रहेगा तो ये डीप जो है अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस अवे रहेगा, आई मीन दूर रहेगा। आगे देखेंगे बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स क्या क्या है? फर्स्ट है सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन क्या कहता है? डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। जो हमारा सेजिटल प्लेन है ये बताता है कि हमारा जो बॉडी है दो पार्ट में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। जैसे एक तरफ हमारा होता है राइट हैंड, दूसरी तरफ होता है लेफ्ट हैंड। एक तरफ होता है राइट फीट, सेकेंड तरफ होता है लेफ्ट फीट। ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, टंग नहीं, नोज। दो पार्ट में डिवाइड करें तो सेम सेम भाग में दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा बॉडी प्लेन्स डिसाइड कराता है सेजिटल प्लेन के माध्यम से। आगे देखें फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन हमारा एक कोरोनल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं कोरोनल प्लेन के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बारे में हम देखें, फ्रंटल प्लेन का मतलब डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट। जो हमारा बॉडी है फ्रंट एंड बैक पार्ट में डिवाइड रहेगा। आगे का पार्ट कुछ और रहेगा, बैक का कुछ और रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। और थर्ड देखें ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखेंगे इसके बारे में, डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट।
अगर बॉडी को डिवाइड करें हम तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अपर आई मीन हेड पहले, लोअर आई मीन फीट, हेड एंड फीट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा। और आपको एक बात बता दूं, ये जो हम बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे मिस मत करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें पूरा नंबर मिलता है आपको। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकदम हमने इजी वे में समझाया है। आगे देखेंगे इसके और आगे पॉइंट्स क्या क्या हैं। बॉडी कैविटीज, कभी कभी ये अलग से 2 नंबर में पूछ लेता है। डिस्क्राइब द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज में क्या क्या आते हैं? क्रेनियल कैविटी, फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी कंटेन्स द ब्रेन, केवल ब्रेन के बारे में बताता है क्रेनियल कैविटी, इसमें ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कैविटी में देख सकते हैं स्पाइनल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर वर्टिब्रल आ गया तो समझ जाइए कि ये स्पाइनल के बारे में ही बात कर रहा है। कंटेन्स दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड केवल कंटेन करेगा, इसमें रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या क्या रहेंगे? कंटेन दी हार्ट एंड लंग्स। थोरेसिक कैविटी में हार्ट एंड लंग्स जो है, जो मतलब मध्य पार्ट है, जैसे हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा, फिर यहाँ पे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो अब हार्ट एंड लंग्स जो है, जो बॉडी का मिडल पार्ट होता है, उसके बारे में थोरेसिक कैविटी बताता है। एब्डोमिनल कैविटी, ये भी मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, कंटेन्स द स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और ETC। जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब पेट के बारे में, पेट में जो है उसके बारे में बताएगा। और पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी हमें क्या बताता है? कंटेन दी यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही हम आपके लिए फार्मेसी की सारी अपडेट्स और जो न्यू बेसिस, न्यू पैटर्न पे PCI ने सिलेबस जारी किया है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको हर एक लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे हर सब्जेक्ट की। धन्यवाद।